अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं CS101 के मॉड्यूल नंबर 121 से लेके 125 तक। 5 मॉड्यूल्स इसी एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो इसमें इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं और वो भी हाईलाइट करके। और इंशाल्लाह जो हाईलाइट कर रहा हूँ हैंडआउट्स वो भी आपको फाइनल से पहले पहले फुल फाइनल के हैंडआउट्स मिल जाएंगे जो कि हाईलाइटेड होंगे, ठीक है। तो ये जो 5 लेक्चर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल टर्म के हवाले से। तो वीडियो को लाजमी देखिएगा एंड तक, और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास आज का सबसे पहला लेक्चर है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जिसका नेम है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर लूप्स। तो सबसे पहले तो आपने लूप की जो डेफिनेशन है वो याद करनी है। तो यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन दी हुई है वो आपको दिखा देता हूँ। ये जो डेफिनेशन है, the loop control structures illustrates a set of instructions based on the provided conditions। यानी जो conditions दी हुई है उन पे set of जो instructions है उनको execute करना क्या कहलाता है, loop कहलाता है। और अगर इसी को दूसरे हैंडआउट में देखें, इसका ये डेफिनेशन है कि रिपीटेडली एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड लूप। तो ये भी आप इसकी डेफिनेशन आसान है, जो इसको यहाँ से कर लें, ठीक है। तो अब इसकी एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें हमने क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है 1 से लेके 5 तक का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इसका बेसिक स्ट्रक्चर सी आउट 1 2 3 4 5 तक दिया हुआ है। हमने क्या करना है कि हमारे पास जो इनिशियलाइज होता है जिसको हम INT बोलते हैं, वो I इज इक्वल टू 1 है, जबकि वाइल जो हमारे पास इसकी कंडीशन है वो I जो है वो लेस देन या इक्वल देन 5 होना चाहिए, ठीक है। और जो काउंट है सी आउट है हमारे पास, सॉरी सी आउट बोलते हैं इसको, ये जो है ये आई जो है वो ग्रेटर होना चाहिए सी आउट से, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू I+1। ये जो बेसिक फार्मूला है इस चीज़ को आपने याद रखना है। हमने क्या करना है कि हमने आई इज इक्वल टू 1 लिया, पहले हम इसको 1 के बराबर रखेंगे, दैन हम इसको जो है कंडीशन को अप्लाई करेंगे कि आई जो है वो 5 से के बराबर हो या 5 से लेस देन हो, ठीक है। तो ये 5 से बराबर है, 5 से लेस देन है, दैन हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये जो जितने भी हो गए यहाँ तक हम इसको ले आए अगर 5 तक, तो 5 में यहाँ अगर आई इसको टू 5 रखें तो यहाँ आई प्लस जो आई 5 होगा, I+1, 5+1 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन है आई जो लेस देन 5 होना चाहिए, ये जो है ये नहीं एग्जीक्यूट होगी। तो 5 तक हम मतलब 4 तक इसको हम कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आएगा लूप का, इसकी लूप आएगी वो 5 टाइम्स आएगा, यानी हम इसको 5 टाइम्स तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये मैंने हाईलाइट किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। ये सेम का सेम लिखा हुआ आएगा, नीचे लिखा होगा कि कितने टाइम एग्जीक्यूट हो सकता है, तो 5 टाइम हो सकता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और भी एग्जांपल दी हुई है MCQs में जो कि असेसमेंट वाले थे, उसमें भी आपने देख लेना है कि जो सी आउट जितने दिए हुए होंगे उतने ही टाइम्स हमारे पास इसकी लूप आएगी, ठीक है। तो ये जो 21 मॉड्यूल है इसमें लूप की डेफिनेशन और ये जो एग्जांपल है और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। नाउ हम मॉड्यूल 122 की बात करते हैं और इसमें जो प्रोग्रामिंग कंकरेंट एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। तो इसको हम दूसरे हैंडआउट से रीड करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, सही से लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सबसे पहले है कंकरेंट प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले तो आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है जो कि हमारे पास कंकरेंट प्रोसेसिंग की है। वो ये कि साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल एक्टिवेशंस इज़ कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग और कंकरेंट प्रोसेसिंग। मतलब कि एक ही वक्त में जो हमारे पास मुख्तलफ हैं, मल्टीपल हैं, एक से ज़्यादा हैं एक्टिवेशंस को एग्जीक्यूट करवाना, वो क्या कहलाता है, पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाता है या कंकरेंट प्रोसेसिंग कहलाता है। ये MCQs में भी आया है और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सिनेरियो भी इंपॉर्टेंट MCQs में भी आया है, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसमें हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है वो जो है कि सपोज यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रोड्यूस एनिमेशन फॉर एन एक्शन कंप्यूटर गेम। यानी आपको एक कंप्यूटर गेम है उसके में एनिमेशन प्रोड्यूस करने के लिए आपको कोई टास्क दिया गया या पूछा गया, तो ये क्या है, सिनेरियो, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमारे पास एक MCQs है वो है ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग का। इसमें जो MCQs पूछा गया वो ये था कि पॉसिबल व्हेन
ये जो मल्टीपल है ये बीच में से गायब था, मतलब ऑप्शंस में था और आपने चूज़ करना था कि कितने सीपीयू हों जब एक प्रोसेस एक्टिवेट हो। तो मल्टीपल सीपीयू इसमें जो है मल्टीपल सीपीयू कोर की ज़रूरत होती है हर एक्टिवेशन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीपल एक्टिवेशंस की जाती हैं। उसके बाद व्हेन वन सीपीयू एलिजेंस कैन बी क्रिएटेड एंड यूजिंग मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। तो ये जो लाइन है इसमें भी एक एमसीक्यूज था और वो ये है कि यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग को हटा दिया गया, यानी ऑप्शन में दिया गया था कि एक सीपीयू के लिए जो एलिजेंस क्रिएट करना है वो कितने सिस्टम यूज़ करेगा, तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम यूज़ करेगा एक सीपीयू, ठीक है। तो ये आपने इन चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में जो नेमिंग कन्वेंशन है या मेथडोलॉजीज़ हैं उनको इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में। लाइक जैसा कि ADA जो है उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टास्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और जावा में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज़ को लाजमी याद रखना है कि ADA में कौन सी एक्टिवेशन इस्तेमाल होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो टास्क है और जावा में थ्रेड है, ठीक है। उसके बाद है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, कोई भी काम जो है परफॉर्म करना होता है, लाइक कि एक हमने प्रोग्राम क्रिएट करना है जो कि दूसरे जो एक्टिविटीज हैं, थ्रेड्स हैं, टास्क्स हैं, वो क्या करेगा, उनको क्रिएट्स करेगा, ठीक है। क्रिएटिंग मेन प्रोग्राम विच क्रिएट्स एक्टिवेशन थ्रेड्स एंड टास्क्स, यानी सब टास्क्स या थ्रेड जो एक्टिवेशन होगी उनको क्रिएट्स करने के लिए हम एक मेन प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और उसको हम नाम देंगे प्रोसीजर का। इसी में जो हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये है कि ADA जो प्रोग्राम है उसमें हम क्या करते हैं कि साइमल्टेनियस एक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं और क्रिएट करके मल्टीपल टास्क्स, यानी ADA प्रोग्राम में हम एक ही वक्त में बहुत सारे जो एक्शंस है वो परफॉर्म करते हैं और इसमें हम जो क्रिएट क्या करते हैं, मल्टीपल टास्क्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। जबकि जो जावा है उसमें हम क्या करते हैं कि क्रिएट करते हैं मल्टीपल थ्रेड्स। तो ये भी दो इंपॉर्टेंट इनमें डिफरेंस है, ये भी आपने इसको याद रखना है। अब हम बात करेंगे मॉड्यूल 123 की और इसमें हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं कितने, पहले तो आपने ये याद रखना है, ये 1 2 3 4 और 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये जो मॉडुलस है, परसेंट का साइन इसको मॉडुलस बोलते हैं, इस चीज़ को भी याद रखना है, ये MCQs है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ बताई है कि जो प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन का जो साइंस हैं वो कैसे जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं वो सेम होते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। और जो ये डिवीज़न का साइन है ये डिफरेंस होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और जो मैथमेटिक्स है उसमें इसका जो यूज़ है वो डिफरेंट है। डिफरेंस इसमें क्या चीज़ है वो ये है कि अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, अगर 5 को हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो सही ऑप्शन आता है, मतलब जो इसका आंसर आता है वो होता है 2.5, जो कि मैथमेटिक्स की मदद में है, मैथमेटिक्स की रूह में है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कंप्यूटर लैंग्वेजेस में तो हम अगर डिवाइड करें 5 को 2 पे तो हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन आएगा वो 2 आएगा, ना कि हमारे पास जो है वो 2.5 आएगा। तो ये डिफरेंस इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है। तो ये वाला जो 5/2 वुड रिजल्ट इनटू 2, इसको आपने याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट जो हमारे पास अगर हम मॉडुलस ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तब हम इसको अगर डिवाइड करें 5 मतलब 5 मॉडुलस 2 वुड गिव 1, तो ये हमें कितना देता है, 1 देता है। तो ये भी MCQs है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आपने याद करना है। इस हैंडआउट्स में कुछ चीज़ें कम हैं जो मैं उधर से बताता हूँ, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह आपकी तैयारी फुल हो जाएगी दोनों तरफ से। अब बात करते हैं मॉड्यूल 124 की, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कितने हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो 6 हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आपने इनका जो साइन है वो अच्छे से याद करना है कि लेस देन क्या साइन होता है, ठीक है, और लेस देन इक्वल देन क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये वाला जो साइन है ये इंपॉर्टेंट है फॉर एज MCQs, ठीक है। नॉट इक्वल टू इसको ज़ार करते हैं हम। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वो ये है कि हम इसको दो वैल्यूज जो होते हैं ना, 2 वेरिएबल्स, उनको कंपेयर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं C++ लैंग्वेज में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्यों इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट MCQs हैं। पहला ये है कि अगर रिज़ल्ट जो है 2 वेरिएबल्स को हम कंपेयर करें और उनका जो रिज़ल्ट है वो ट्रू आए, ठीक है, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वैल्यू 1 होगी।
अगर हम दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हैं और हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स आ रहा है, मतलब वो कंपेयर वो सेम नहीं है, तो हमारे पास जो उसकी स्टेटमेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। तो दोनों ये जो दोनों लाइन्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। मतलब अगर ट्रू आया तो 1 आएगा, यानी दोनों मैच हो गए तो 1, अगर दोनों मैच ना हुए, मिस मैच हुए तो फॉल्स होगा और उसकी जो वैल्यू आएगी स्टेटमेंट की वो ज़ीरो होगी। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल नहीं दी हुई, लेकिन जो हमारे पास ये वाले हैंडआउट्स हैं इसमें इसकी एग्जांपल दी हुई है और हम एग्जांपल को अच्छे से देखेंगे। अभी एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लें, जो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमारे पास ये वाला, इसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है याद करना है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये जो पहले वाला होता है ये वाला इतना, ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। हमसे रिलेशनल वेरिएबल्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में कोई आ जाता है कि दो वैल्यूज़ को कंपेयर करो, देन हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस तरह से लिखेंगे। इसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं वो कितनी है, वो a इज़ टू 10, b इज़ टू 20, c इज़ टू जो वो 10 है। अगर हमारे पास पहली जो स्टेटमेंट है कंडीशन जो वो ये है कि अगर इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन b, यानी अगर a b से बड़ा हो तो जो पहला सी आउट आएगा वो ये होगा कि a जो है वो ग्रेटर है। जबकि अगर दूसरी स्टेटमेंट है, जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास अगर a जो वो छोटा हो b से, देन हमारे पास क्या आएगा, सी आउट जो वो a से स्मॉलर आएगा। तो हमारे पास जो ऊपर रकम दी हुई है इसमें देखें कि a 10 है और b जो वो 20, तो a जो वो छोटा है b से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये वो फॉल्स हो जाएगी, ये वाली ट्रू हो जाएगी। तो अगर हम देखें इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर ये जो है ना थर्ड इसकी कंडीशन दी हुई है कि अगर a वो है छोटा हो और बराबर हो c के, तो a इज़ लेस दैन और इक्वल टू c। एंड ये वाला जो साइन है ये वाला, ये इसके आपको बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर है, इस चीज़ को आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। उसके बाद चौथी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि a ग्रेटर दैन हो c से या इक्वल हो। तो हम देख लेते हैं a जो है वो c के बराबर है, ठीक है, बराबर है c के बराबर, इस लेस दैन इक्वल टू। तो ये दोनों स्टेटमेंट है जो है ये नीचे वाले ये भी कंपेयर हो रही हैं, ये बी स्टेटमेंट भी कंपेयर हो रही है। लेकिन जो ये पहली a इज़ ग्रेटर दैन b वाली है पहली स्टेटमेंट, ये पूरी नहीं हो रही। तो हम इसका जो आउटपुट देखें तो a इज़ स्मॉलर, मतलब जो पूरी नहीं होती वो आउटपुट में आती भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो पहली थी वो नहीं हो रही थी, कंपेयर नहीं हो रहे थे दोनों, तो मिस मैच था, तो वो यहाँ पर लिखी नहीं, मतलब वो है ही नहीं, उसको डिलीट किया, ठीक है। ए जो है वो स्मॉलर है, हमने देखा दूसरी में। तीसरी में जो है वो ए इज़ लेस देन या इक्वल टू सी है, और ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी, लाइक जैसा कि लिखा हुआ था सेम उसी तरह लिख दिया, क्योंकि ए और सी की वैल्यूज़ जो वो दोनों की सेम वैल्यू है, ठीक है। ये हमसे जैसा कि पिछले मिड में क्वेश्चंस आए हैं लाइक ज़ीरो कोड के वाले से या HTML से या XML से, उसी की तरह का सेम इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद करना है। उसके बाद और ये एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये MCQs में भी इस तरह के सवाल जो हैं वो क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम बात करें अगर इसके सेकंड एग्जांपल की, तो इसमें ये ऊपर वाला जो आपको मैंने बताया कि ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर, इसको आपने याद रखना है। ये वाली ब्रैकेट एंड पे लगानी है, बीच में हमने इसकी स्टेटमेंट डालनी है, ठीक है। पहले जो इंटर है हमारे पास नंबर 1 जो वो 30 है, नंबर 2 जो 40, नंबर 3 जो वो भी 40 है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि नंबर 1 जो है ये जो हमने कहा कि इज़ नॉट इक्वल टू नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऊपर हमने देखा कि ऑपरेटर्स है और इसका जो मतलब बनता है वो है नॉट इक्वल टू, ठीक है। सी आउट जो हमारे पास आएगा वो NML इज़ नॉट इक्वल टू NM2, तो ये नॉट इक्वल टू है, सो CM हमारा जो है यानी सी आउट जो वो हमारा सही आ रहा है यहाँ पे। अगर दूसरी कंडीशन में देखें तो उन्होंने बताया कि n नंबर जो 2 है वो बराबर है नंबर 3 के, तो जो हमारी स्टेटमेंट है वो सही है। तो यहाँ पर अगर हम इसके आउटपुट देखें तो पहले वाले की है नंबर 1 इज़ नॉट इक्वल टू नंबर 2, सो ये भी ठीक है। जो दूसरी स्टेटमेंट है नंबर 2 इज़ इक्वल टू नंबर 3, ये भी हमारे पास जो है वो क्लियर होती है। तो दोनों स्टेटमेंट आउटपुट जो है वो हमारी सेम है। इसकी वैल्यू अगर हम स्टेटमेंट की वैल्यू अगर चेक करें तो ये हमारे पास 1 1 आएगी, मतलब ये कंपेयर हो गए, ठीक है। तो इस टॉपिक में 24 में आपने क्या करना है, इसकी एग्जांपल्स मतलब बेसिक स्ट्रक्चर याद करना है। उसके बाद इसके जो 6 ये हैं इसके साइंस, और ये आपने याद रखना है रिलेशनल ऑपरेटर्स को, और इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ याद करनी है कि दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मॉड्यूल जो 125 है उसकी बात कर लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स।
तो इसमें अगर देखें तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो सी लैंग्वेज में यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने कंपेयर करने हो मोर देन वन कंडीशन को कंपेयर करना तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पर, प्रॉपर लॉजिकल ऑपरेटर दैन इज़ यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो टेबल है इसमें हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। जो सबसे पहले वाला है उसको हम एंड ऑपरेटर्स का नाम देते हैं और इसकी जो टाइप है वो है बाइनरी, ठीक है। यानी ये एक से ज़्यादा जो कंडीशन है उनके लिए इस्तेमाल होता है, एक से ज़्यादा आउटपुट देता है। जो सेकंड कंडीशन है वो है और ऑपरेटर, जो भी बाइनरी है ये भी एक से ज़्यादा आउटपुट देता है। और जो ये है हमारे पास इसका जो नेम है ऑपरेटर वो है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। और इसकी जो हमारे पास आउटपुट आती है वो हेक आती है, इसलिए हम इसको यूनरी कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। ये एंड वाला जो है ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से, ये एंड ऑपरेटर है ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर जो एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि टेबल शोज़ करें जिसमें C++ ऑपरेटर्स अवेलेबल हों, ठीक है, डिफरेंट C++ ऑपरेटर्स अवेलेबल हों, देन आपने ये जो टेबल है इसको ऐसे ऐसे ही ड्रा कर देना है और ये आप आसानी से ड्रा कर सकते हैं। नाउ हम बात करें यहाँ पर ऑपरेटर और ऑपरेटर के आउटपुट की, तो हमारे पास जो एंड ऑपरेटर सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आउटपुट इज़ वन ओनली व्हेन कंडीशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ऑपरेटर बिकम्स ट्रू। यानी एक जो हम दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों साइड पर जो हमारे पास जो बोथ साइड पे कंडीशन हो वो अगर ट्रू होगी तो हमारे पास इसकी जो आउटपुट आएगी वो 1 आएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक है, ठीक है, और एक दूसरी तरफ है तो इसकी इन दोनों की जो आउटपुट आती है हमारे पास वो क्या आएगी, एक आएगी। यानी एक से भी ट्रू होगी, दूसरे वेरिएबल्स के भी जो कंपेयर किया उसकी भी वैल्यू ट्रू आई, दोनों स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू आई, मतलब 1 और 1, तो देन हमारे पास जो एंड ऑपरेटर है वो भी 1 होगा। अब हम अगर बात करें और ऑपरेटर की, ठीक है, और ऑपरेटर जो होता है इसमें आउटपुट 0 आती है। ये चीज़ याद रखनी है कि और ऑपरेटर में जो आउटपुट है वो 0 आती है और ये तब आती है जब बहुत साइड पे जो कंडीशंस हो वो फॉल्स होगी। मतलब एक स्टेटमेंट को हमने कंपेयर किया उसकी जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास 0 आई, दूसरी को हमने कंपेयर किया और उसकी भी जो स्टेटमेंट वैल्यू थी वो हमारे पास 0 आई, मतलब वो कंपेयर नहीं हुए, मिस मैचेस थे तो उनकी जो वैल्यू फॉल्स थी, मतलब 0 0 थे, तो इसकी जो हमारे पास और ऑपरेटर की वैल्यू आएगी यानी आउटपुट आएगी वो भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो नॉट है। नॉट क्या होता है, इट गिव्स इन्वर्टेड आउटपुट। ये इसकी एक आप ऐसा कह लें कि इसकी डेफिनेशन भी है कि नॉट ऑपरेटर क्या होता है, इन्वर्टेड आउटपुट होता है। मतलब ये कि अगर आपकी स्टेटमेंट जो है उस वो ट्रू साबित हुई है, मतलब ट्रू है और उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, देन जो नॉट ऑपरेटर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगर आपकी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, मतलब 0 वैल्यू आई है, तो आपके जो नॉट ऑपरेटर है वो इन्वर्टेड वैल्यू होगी, मतलब इसका उल्ट होगा, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। तो अब आपने इस चीज़ को, इस टेबल को भी अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ से जो ऑपरेटर्स है C++ ऑपरेटर्स वो शुरू हो रहे हैं। पहला जो इनिशियलाइज नंबर 1 है वो 30 के बराबर है, इनिशियलाइज नंबर 2 जो है वो 40 के बराबर है। और अगर हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो इनिशियलाइज नंबर 1 जो है वो ग्रेटर हो या इक्वल हो 40 के, तो जो हमारे पास ये जो साइन किसको ज़ाहिर करता है, और ऑपरेटर को ज़ाहिर करता है, जो नंबर 2 हो वो भी ग्रेटर हो या 40 के इक्वल हो। तो सी आउट जो हमारे पास क्या आएगा कि आर इफ़ ब्लॉक गेट्स एग्जीक्यूटेड, मतलब कि जो आर ऑपरेटर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरे जो है स्टेटमेंट उसमें ये है कि नंबर 1 जो है वो 20 के बराबर है या बड़ा है, ठीक है। और जो हमारे पास एंड ऑपरेटर है वो नंबर 2 जो है वो 20 के बराबर है या उससे बड़ा है, तो एंड इफ़ ब्लॉक गेट्स एग्जीक्यूट, यानी एंड ऑपरेटर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये जो बीच में दी हुई है इनकी दोनों की जो ज़ाहिर करने का सिंपल है, यही चीज़ नीचे सी आउट में आएगी हमारे पास, ठीक है। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, जो यहाँ पर दी हुई होगी इनके बीच स्टेटमेंट के दरमियान जो स्टेट दी हुई है इफ़ लिखा हुआ है, वो जो इनका सिंबल होगा उसका जो मतलब बनता होगा, मतलब यहाँ पर आर है, इसका एंड है, ठीक है, इसका नॉट है, तो वो क्या आएगा, वो आउटपुट में हमारे पास आएगा। देन जो स्टेटमेंट है ये आउटपुट की वैल्यू है नॉट की, मतलब नॉट जो है वो सेम पहले आता है, ये आपने याद रखना है। नॉट में और इसमें जो ऊपर वाले हैं और एंड, उसमें एक डिफरेंस है, दो डिफरेंस है सॉरी। पहला ये है कि ये वाली जो वैल्यू है ये वाली, ठीक है, ये वैल्यू आती है, और सेकंड इसमें ये है कि इसमें ये ब्रैकेट जो आती है, 2 ब्रैकेट आ जाती हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि एक ब्रैकेट इधर, एक इधर, इसमें भी एक इधर, एक इधर, और इसमें 2 ब्रैकेट्स आती हैं, ठीक है। नाउ हम बात करें कि तो नंबर 1 जो है वो ग्रेटर देन 40 या इक्वल देन 40 हो तो नॉट इफ़ ब्लॉक गेट्स एग्जीक्यूटेड।
तो अगर हम देखें पहले स्टेटमेंट में तो नंबर 1 जो है वो 40 से जो है वो बड़ा है या बराबर है, नंबर 2 वो 40 से बराबर है छोटा। तो इसके जो मेन आउटपुट हमारे पास आ रही है वो ये है कि आर इफ़ ब्लॉक गेट्स एग्जीक्यूटेड, मतलब सेम आएगी आउटपुट इनकी जैसा कि लिखा है ये बीच में, ठीक है। सिर्फ इसको समझाने का ये है कि ये जो आपकी ये एंड वाला या जो भी है दिया हुआ टर्मिनेट करने के लिए ये वाला साइन जो दिया हुआ है, ये सारा कुछ आपको बेसिक स्ट्रक्चर है इसका पता होना चाहिए, ठीक है। आउटपुट देख लें, तीनों के आउटपुट सेम है, मतलब जिसमें जो दिया हुआ था, जो ऑपरेटर का साइन दिया हुआ था वही ऑपरेटर का नेम में आया, बस इतनी इसमें चेंजिंग आपने करनी है बस, ठीक है। तो अब हम अगर देखें कि ये आया कैसे, तो आपको मैं बता देता हूँ। जो पहली स्टेटमेंट थी उसमें एक स्टेटमेंट जो वो ट्रू थी, यानी मतलब नंबर 2 जो था वो 40 से बराबर था या 40 के बराबर था, ठीक है। तो हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू आई, तो जैसा कि उन्होंने लिखा है कि आउटपुट इज 1 ऑन बोथ साइड ऑफ द ऑपरेटर बिकम्स ट्रू। इससे क्या होगा कि जो हमारे पास ट्रू कंडीशन है, दोनों कंडीशन वो क्या है सेटिस्फाइड होती हैं कि नंबर 1 जो है वो 40 से बड़ा है और जो नंबर 2 है वो भी 40 से बड़ा या बराबर है। दोनों स्टेटमेंट जो वो ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, एंड ऑपरेटर एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरी में अगर देखें इसमें तो नंबर 1 जो है वो 20 से बड़ा या बराबर है, नंबर 1 की कीमत 30 है, नंबर 2 भी 20 से बड़ा या बराबर है, तो इसके भी ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये भी एक ट्रू वैल्यू है। तो इसमें क्या है, बहुत कंडीशंस आर ट्रू सो इट गेट ब्लॉक्स गेट एग्जीक्यूटेड, तो ये भी क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उसके बाद ट्रूथ टेबल जो है हमारे पास, ये बहुत ही आसान है, आपको मैं अभी समझा देता हूँ, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इसकी कीमत रखनी है, ट्रू की कीमत 1, ठीक है, और फॉल्स की कीमत जो है वो 0, ठीक है। अब अगर देखें एंड वैल्यू, तो हमारे पास जो एंड है ट्रू ट्रू है, 1 तो 1 ट्रू और फॉल्स, मतलब 1 यहाँ था 1 0 थी, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो फॉल्स आएगी, मतलब 0 आएगी। सेम इसी तरह इसमें करना, जैसा कि हमारे पास पीछे मिड के सिलेबस में हमने पढ़ा, उसमें इसकी एक टेबल दिया हुआ है एंड का और का नॉट का, तो वो सेम होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर नॉट में देखें तो 1 है, 1 का 0 आ जाता है, और फॉल्स का 0 है तो वो 1 हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अच्छे से याद कर लेना, ये बेसिक सी चीज़ है, आपके जहन में जो है वो पहले से मौजूद होगी। तो यहाँ तक जो लेक्चर्स 5 थे वो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको जो इनकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, आप कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।